अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज की वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह वो सवालात को डिस्कस करेंगे जो कि आपसे टेस्ट के पेपर में पूछे गए। सुना क्वेश्चन नंबर 1। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड। देखो ये बेसिकली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ये हीट से लिया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये हमारे पास हीट से लिया गया है। और हीट हमारे पास उसके अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं वो 3 तरह की होती है। एक कहलाती है हमारे पास हीट कैपेसिटी, एक कहलाती है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एक कहलाती है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये 3 तरह की हीट कैपेसिटीज को हम लोग जो है वो पढ़ रहे होते हैं। हीट कैपेसिटी, देखो हीट कैपेसिटी बेसिकली हमारे पास होती है कि अगर आप अगर आप किसी भी बॉडी को हीट दें और उस बॉडी को हीट देते हुए उसका अगर टेम्परेचर जो है ठीक है वो राइज कर जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि आपकी दी जाने वाली हीट कैसी है, आपकी दी जाने वाली जो हीट है वो आपके पास दैट इज हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली आपके पास एक ऐसी हीट होती है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई भी जो बॉडी है वो बॉडी आपके पास 1 किलोग्राम की है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आपको जो हीट चाहिए उससे हम लोग कहेंगे कि वो हमारे पास कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली आपके पास एक ऐसी हीट है कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपके पास गैस है और वो गैस आपके पास 1 मोल की है, तो 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आपको जो हीट चाहिए उसे हम लोग कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेसिकली आपके पास मोल क्या होता है, मोल आपके पास एक ऐसा यूनिट है जिसके जरिए से हमारे पास जो गैस की क्वांटिटी है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो और इसका हमारे पास जो यूनिट होगा वो क्या होगा। देखो हमें पता है कि Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है। और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारे पास Q इक्वल्स टू एम डेल्टा टी है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर हमें यूनिट चाहिए तो हमें अब बन जाएगा C इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब हमारे पास Q का जो SI यूनिट चलेगा, अच्छा वाली बात याद रहे कि हम जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं वो SI यूनिट के अंदर करते हैं, तो हमें SI यूनिट के अंदर हर एक चीज को लिखना है हमेशा। तो Q का हमारे पास यूनिट चलेगा वो चलेगा जूल डिवाइडेड बाय एम। एम का हमारे पास यूनिट चलेगा वो चलेगा केजी। और डेल्टा टी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है। यहाँ पे हमारे पास 1 केल्विन भी हो सकता है और यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस भी होगा। ओके, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ केल्विन के बराबर होते हैं हमारे पास सेल्सियस के नंबर ऑफ डिविजन्स के। अच्छा, कभी कभी अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपने ये वाली चीज ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पे आपके पास जो किलोग्राम है ना, कभी कभी यहाँ पे आपको जो है वो ग्राम भी गिवन होगा। जैसे हमें पता है कि अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 4200 जूल अपॉन किलोग्राम डॉट केल्विन, इतनी होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसी भी लिखी हुई नजर आएगी, दैट इज सी इक्वल्स टू 4.2 जूल अपॉन ग्राम डॉट केल्विन। ओके, अच्छा कभी कभी अगर आप उसका सॉल्यूशन भी देखोगे बुक में अगर प्रोवाइड होगा तो कभी कभी हमारा जो एग्जामिनर इस 4.2 जूल अपॉन ग्राम को, जो यहाँ पे ग्राम आया हुआ है, इसको वो केजी के अंदर कन्वर्ट करता है। कभी कभी जो है वो इसको केजी के अंदर कन्वर्ट नहीं करता। अगर आप केजी के अंदर कन्वर्ट कर लोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा इसको करने के लिए। अगर आप इसको केजी के अंदर कन्वर्ट नहीं करोगे, अगर ग्राम के अंदर करोगे, तो वो उस सूरत के अंदर पॉसिबल होगा कि आपके पास जो बराबर वाला यूनिट होगा, ठीक है, अगर वो ग्राम से मल्टीप्लाई हो, यानी कि आपके पास जो 4.2 जूल अपॉन ग्राम डॉट केल्विन है, ये आपके पास एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होनी चाहिए फिर जिसका आपके पास जो यूनिट होगा ग्राम का, अगर वो न्यूमरेटर के अंदर आएगा, फिर ये ग्राम ग्राम एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, फिर उस सूरत में 4.2 जूल अपॉन ग्राम टॉप केल्विन को केजी के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप करोगे, लेकिन बेटर आपके पास जो ऑप्शन है वो ही रहता है कि आप जो वो इसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर ही लो। नाउ इफ CV इक्वल्स टू 5R/2 देन CP विल बी। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें पता होता है कि जो CP है माइनस CV इक्वल्स टू R होता है। यानी कि आपके पास जो CP है वो हमेशा कैसा है, CP आपके पास जो है वो हमेशा CV से बड़ा होता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसका रीजन पूछते हैं कि सर इसका रीजन नहीं बता रहे हैं। देखो CP हमेशा बड़ा बड़ा होता है CV से। इसका रीजन हमारे पास ये होता है कि हम जो CP के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी गैस को हीट कर रहे होते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। अब लेट सपोज हमारे पास ये कोई गैस है, ठीक है, अब ये आपके पास पिस्टन है, अब मैंने क्या करा, इस गैस को हीट करा,
और ये जो गैस को मैंने हीट करा ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट करा। नतीजे में क्या हुआ, नतीजे में मेरे पास जो है गैस एक्सपेंड हो गई। जब गैस एक्सपेंड हो गई, पिस्टन ने कुछ ना कुछ जो हाइट थी वो रेस कर ली, हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया। अब जब पिस्टन ने हमारे पास हाइट जो है वो रेस कर लिया और वर्क डन हो गया, इसका मतलब ये है कि मेरे पास सिस्टम एक्सपेंड हुआ है। जब सिस्टम एक्सपेंड हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो गई, इंटरनल एनर्जी मेरे पास हो गई डिक्रीज। अब मेरे पास इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई, तो लेकिन मैं मुस्तकिल जो है वो हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इंटरनल एनर्जी दोबारा कांस्टेंट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, वो दोबारा जो है वो पीछे से हीट को लेंगे और अपनी इंटरनल एनर्जी को दोबारा कांस्टेंट कर लेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन करने के लिए खर्च हो जाती है। साथ ही साथ हमारे पास जो सीवी है, सीवी में हम लोग जो है वो किसी भी गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो कैसी आ जाएगी, वो बेसिकली हमारे पास आ जाएगी डेट इज जीरो। सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे पास जो सिस्टम का वर्क डन है, ठीक है, वो कैसा आ जाएगा, सिस्टम का वर्क डन जो है वो हमारे पास आ जाएगा डेट इज कांस्टेंट। जब सिस्टम का वर्क डन कांस्टेंट आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सारी की सारी जो हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के अंदर खर्च हो रही है। अब जो सारी की सारी जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के अंदर खर्च हो रही है, ओके, और वो इजाफी हीट के अंदर नहीं जा रही, तो इसको हम इसका मतलब ये है कि हम लोग जो सीवी के अंदर जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो कम करते हैं और सीपी के अंदर जो हीट प्रोवाइड करते हैं ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि सीपी के अंदर हम लोग जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो इंटरनल एनर्जी में भी जाती है और वर्क डन करने के लिए भी जाती है। सीवी के अंदर हम लोग जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटरनल एनर्जी में जाती है, वर्क डन करने के लिए नहीं जाती। इसी वजह से सीपी बड़ा होता है सीवी से। अब सीपी जो है वो कितना बड़ा है सीवी से, सीपी जो है वो आर बड़ा है सीवी से, क्योंकि सीपी को अगर सीवी से माइनस करेंगे तो आर आंसर आएगा। सो अब मुझे पता है कि सीवी की जो वैल्यू है वो गिवन की हुई है 5r/2। आपको सीपी की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा सीपी माइनस का 5r/2 इक्वल्स टू आपके पास आर, इस 5r/2 का वहां भेज दो, ये हो जाएगा सीपी इक्वल्स टू 5r/2 प्लस का आर। अब नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2r प्लस का 5r, आपके पास आ जाएगा 7r। तो आपके पास जो सीपी की वैल्यू है वो कितनी आ रही होगी, वो आ रही होगी 7r/2। So question number 3. The amount of heat required to raise the temperature of 10 mole of water from 70 Kelvin to 80 Kelvin. Molar heat capacity of water 75.24 joule upon mole dot Kelvin of water is. देखो आपके पास सिनेरियो ये है कि कभी कभी ना यहाँ पे, जब मैं भी खुद सेकंड ईयर के अंदर था, तो यहाँ पे ना एक दफा मेरा टेस्ट था, तो यहाँ पे ना केल्विन की जगह पे डिग्री सेल्सियस जो है वो गिवन किया हुआ था। अब मैंने क्या किया था, मैंने डिग्री सेल्सियस को जो है वो चेंज कर दिया था, और डिग्री सेल्सियस को चेंज करके मैं केल्विन के अंदर लेकर आया, फिर मैंने कैलकुलेशन करी, तो मेरा जो है वो आंसर गलत हो गया। फिर मेरे दोस्त ने बताया कि भाई केल्विन को केल्विन में रहने देते हैं। अच्छा, रीजन उससे भी नहीं बताया था। तो रीजन बेसिकली हमारे पास ये होता है कि नंबर ऑफ डिवीजन जो सेल्सियस होता है उसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑन केल्विन से। सो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होगा डेट इज क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। तो कहानी बताने का मकसद सिर्फ ये था कि केल्विन को केल्विन के अंदर रहने देंगे, सेल्सियस को सेल्सियस के अंदर रहने देंगे। अगर बात की जा रही होगी चेंज इन टेम्परेचर की, यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा टी लिखा जाएगा वहां पे सेल्सियस को सेल्सियस में और केल्विन को केल्विन में रहने देंगे। अब मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं, वो है 10। मेरे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितनी है, 75.24 है। और डेल्टा टी मेरे पास कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल है, फाइनल मेरे पास जो है 80 है, माइनस कितना इनिशियल है, इनिशियल कितना 70 है। सो जब 75.24 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बन जाएगा 75 2.4, और 80 - 70 आपके पास होंगे तो बन जाएगा 10। तो जब 10 आपके पास ये 75 2.4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7524 जूल। क्योंकि आपके पास जो सिनेरियो है वो ये है कि जब पॉइंट जो है जब वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो वो सिर्फ 10 से और 10 की पॉजिटिव पावर से, तो पॉइंट जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी सब्सटेंस में, वो हमारे पास कहला रही होती है इंटरनल एनर्जी। क्योंकि इंटरनल एनर्जी इसीलिए हमारे पास ये होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितनी भी तरह की एनर्जीज है, अगर आप उन जितनी भी तरह की एनर्जीज को ऐड कर लोगे तो वो आपके पास बन जाएगी उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी का आपके पास जो मेजरमेंट है, इंटरनल एनर्जी की आपके पास जो मेजरमेंट है, इंटरनल एनर्जी की आपके पास जो मेजरमेंट है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास कहला रही होती है दैट इज टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी का आपके पास जो मेजरमेंट है क्या कहला रहा होता है,
टेम्परेचर कहला रहा होता है। और साथ ही साथ एक दफा एमडी कैट में पूछा जाने वाला एक एमसीक्यूज था, और वो एमसीक्यूज ये था कि आप बताइए कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ, ऐसे लिखा हुआ था, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ। देखो इंटरनल एनर्जी जो होती है ना आपके पास, बेसिकली वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये बेसिकली आपके पास एक माजी का क्वेश्चन है जो कि एमडी कैट के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, in which process the entire of heat supplied to the gas is converted to the internal energy of the gas। अब हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास कहलाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हम लोग जो हीट देते हैं किसी भी सिस्टम को, वो एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर देते हैं। ओके, और एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट देंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इट इज Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है आइसोबैरिक में। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हम लोग किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो सारी की सारी जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के अंदर चली जाती है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हम लोग किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो सारी की सारी हमारे पास जो हीट है, ओके, वो वर्क डन करने के लिए अंदर चली जाती है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारे पास टेम्परेचर कैसा होता है, सेम होता है, क्योंकि थर्म का मतलब आपके पास टेम्परेचर होता है या हीट होता है, और आइसो का मतलब आपके पास सेम होता है। तो आपके पास जो सेम टेम्परेचर है वो किसमें होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर होता है बेसिकली, तभी उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ना तो हम किसी भी सिस्टम को हीट देंगे और ना सिस्टम हमें जो है वापसी से दोबारा हीट दे देगा। तो जीरो इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, इसकी एक्सप्रेशन भी आपके पास दो है। एक तो ये डेल्टा यू इक्वल टू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, दूसरी आपके पास बनती है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू। डेल्टा यू इक्वल टू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, ये वाली चीज आपको बताती है कि आपके पास जो कोई भी जो सिस्टम है उसके अंदर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स ने अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च नहीं किया है वर्क डन करने के लिए, जब भी आपके पास वर्क डन नेगेटिव हो गया। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा यू, ये वाली चीज आपको बताता है कि जो सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च किया है वर्क डन करने के लिए, जब भी आपके पास वर्क डन पॉजिटिव हो गया। तो अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट दें और वो सारी के सारी आपके पास जो हीट है अगर वो इंटरनल एनर्जी में खर्च हो रही है, तो वो आपके पास सिस्टम कहलाता है आइसो कोरिक प्रोसेस का। बेसिकली आपके पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है इसके अंदर आपके पास बॉयल्स लॉ वो भी होता है, क्योंकि आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। और आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर आपके पास जो चार्ल्स लॉ है वो वैलिड होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग एन आइसो थर्मल प्रोसेस इज कांस्टेंट हमेशा। और आपके पास जो एंट्रोपी होती है, आपके पास जो एंट्रोपी होती है वो आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट होती है। ऐसे थर्मल प्रोसेस के अंदर आपके पास इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपके पास जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट होगी। 7, in a certain process 400 joule of heat energy is supplied to the system and at the same time 150 joule of work is done by the system, the increase in internal energy of the system is। अब देखो ये अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ लो, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। ओके, इससे मुराद हमारे पास एक होती है, और इससे मुराद हमारे पास बेसिकली ये होती है कि अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं, ओके, तो वो हीट ली जाती है पॉजिटिव। अगर सिस्टम हमें हीट दे देगा तो वो हीट हो जाएगी नेगेटिव। डेल्टा यू हमारे पास पॉजिटिव जब होगा जब हमारे पास जो सिस्टम है वो कंप्रेस होगा। डेल्टा यू हमारे पास पॉजिटिव जब होगा जब हमारे पास जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, सिस्टम हमारे पास कंप्रेस हो जाएगा। डेल्टा यू हमारे पास नेगेटिव जब होगा जब हमारे पास जो सिस्टम है वो एक्सपेंड हो जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास पॉजिटिव जब होगा जब हमारे पास एक्सपेंड होगा, नेगेटिव कब होगा, जब कंप्रेस होगा। डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास पॉजिटिव जब होगा जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा, और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा तो ये नेगेटिव कहलाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम। किसी भी सिस्टम को 400 जूल की एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि हम किसी भी सिस्टम को हीट दे दें तो वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस का 400। डेल्टा यू हमें चाहिए, ओके, प्लस अगर कोई भी सिस्टम के ऊपर वर्क होगा यानी कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा तो वो हमारे पॉजिटिव होगा, तो प्लस का 150 हो जाएगा। 150 का वहां लिया है तो हो जाएगा 400 माइनस का 150 इक्वल्स टू डेल्टा यू, कितना बन जाएगा 250 जूल। यानी कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी रहेगी, वो आपके पास रहेगी 250 जूल की, आपके पास जो है वो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे मौजूद होगी। अब अगर मैं ऐसे सवाल लिखता, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो फिर क्या होता, फिर आपके पास जो है यहाँ पे 400
इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस का 150 बनता। ये माइनस का 150 वहां जाता तो बनता 400 प्लस का 150। फिर आपके पास बनता 550 जूल। फिर आपके पास जो है इंटरनल एनर्जी वो 550 जूल हो जाती है। तो आपको फर्क वाज़े नजर आ रहा होगा कि जब सिस्टम कंप्रेस हो रहा है या वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो उस वक्त आपके पास इंटरनल एनर्जी कितनी है, 550 जूल है। और वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो रहा है या फिर आपके पास जो सिस्टम है वो एक्सपेंड हो रहा है, तो उस सूरत में आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी है, इंटरनल एनर्जी आपके पास सूरत में 250 जूल है। तो पता ये चला कि जब भी सिस्टम कंप्रेस होगा तो इंटरनल एनर्जी आपके पास बढ़ेगी हमेशा। क्वेश्चन नंबर 8, द रैपिड एस्केप एयर ऑफ टायर फ्रॉम अ बर्स्ट। ये आपके पास सवाल है, द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर इज एन एग्जांपल ऑफ। अब सिनेरियो आपके पास ये होता है कि आपके पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, वो आपके पास एक कहता है फास्ट प्रोसेस है। कोई भी चीज आपके पास बर्स्ट हो जाए, कोई भी चीज आपके पास बर्स्ट हो जाए, तो ये एग्जांपल्स होती हैं आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस की। आपके पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, वो आपके पास इंतहाई का स्लो प्रोसेस है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी। अब देखो हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर बॉयस लॉ एप्लीकेबल होता है, यानी कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हमारे पास है कांस्टेंट। अब इस पी को वहां लिया है तो बन जाएगा पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, ओके, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो मैंने लिख दिया पीवी इक्वल्स टू के। के क्या है, क्योंकि कांस्टेंट है, हम बोलते हैं इस केस के अंदर के हमारे पास टेम्परेचर है। ओके, क्योंकि इस केस के अंदर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल्स टू के। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो बॉयस लॉ है, हमारे पास जो बॉयस लॉ है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वो वैलिड होता है। और बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग जब प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास कांस्टेंट आएगा। सो व्हेन अ गैस इज कंप्रेस आइसोथर्मली, अब गैस कंप्रेस हो आइसोथर्मली या आपके पास एक्सपेंड हो आइसोथर्मली, आपके पास जो टेम्परेचर इसके अंदर कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है। तो बॉयस लॉ के अंदर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, और ऐसे थर्मल आपके पास जो है वो वैलिड ही होता है आपके पास बॉयस लॉ के अंदर। इसका मतलब ये द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हिच इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 11, द कंडीशन फॉर द बॉयस लॉ होल्ड गोस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा ये हमारे पास टू बॉडीज हैं ए एंड बी ऑफ टेम्परेचर्स टी ए 100 डिग्री सेल्सियस और टी बी 0 डिग्री सेल्सियस, उनको थर्मल कांटेक्ट में लाया गया। आपने बताया थर्मल इक्विलिब्रियम कब जो है स्टैब्लिश होगा। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास जब स्टैब्लिश होगा जब एक बॉडी का हीट लॉस बराबर हो जाएगा दूसरी बॉडी के हीट गेन के। और ये कब होगा, ये जब होगा जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर आपके पास सेम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम लोग जो है चाय वगैरह पीते हैं। अब जो लड़के वगैरह होटल पे जाते हैं, कोई चाय मंगाता है, कोई आपके पास कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाता है, ठीक है, भारत। अब आपके पास लेट सपोज आपके पास कोई चाय है, ठीक है। अब अगर अगर चाय जो है चूल्हे में बनी है और आपके पास अगर मिसाल के तौर पे हम मान लेते हैं कि उस चाय का टेम्परेचर आपके पास जो है वो हो रहा है 102 डिग्री सेल्सियस, मिसाल के तौर पे आपके पास 102 डिग्री सेल्सियस उस चाय का टेम्परेचर हो रहा है। अब जब चाय आपके पास कप के अंदर आएगी और जब रूम के अंदर रखी जाएगी तो रूम का टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें पता है कि हीट का जो नेचुरल फ्लो होता है, हीट का नेचुरल फ्लो आपके पास हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। यानी कि चाय के कप से हीट निकल के जाएगी और रूम के अंदर जाएगी। चाय के कप से हीट निकल के जाएगी और रूम के अंदर जाती जाएगी। कब तक जाती जाएगी, उस वक्त तक जाती जाएगी जब आपके पास चाय के कप का टेम्परेचर और आपके पास रूम का टेम्परेचर दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। जैसे ही दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे उस वक्त तक आपके पास कोई भी जो नेट हीट है वो फ्लो नहीं करेगी, उस वक्त तक आपके पास कोई भी जो नेट हीट है वो फ्लो नहीं करेगी। और हम ये मान लेंगे कि आपके पास जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। तो थर्मल इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश होने का जो आपके पास जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो जाए और नेट हीट का फ्लो जीरो हो जाए। एक तो ये, दूसरी डेफिनेशन ये है कि एक बॉडी का हीट लॉस बराबर हो जाए दूसरी बॉडी के हीट गेन के। ओके, ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है कि हीट एक बॉडी का हीट लॉस बराबर हो जाए दूसरी बॉडी के हीट गेन के। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश हो गया, विच इज ऑप्शन नंबर बी। या फिर इसका सबसे आसान तरीका ये कि दो जो टेम्परेचर आपको गिवन करेंगे, जो जो दोनों आपके पास टेम्परेचर गिवन होंगे, उन दोनों टेम्परेचर को आपस में आपने करना है इक्वेट गिवन ऑप्शन में से, वो आपके पास आंसर बन जाएगा। ओके, सबसे आसान तरीका। सो
अच्छा, मैं अगर बात करूं तो बॉयज लॉ के ग्राफ के वाले से, जो कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। देखो, बॉयज लॉ का ग्राफ ना दो तरह का बनता है। अब ना स्ट्रेट लाइन भी बनता है और हाइपरबोला भी बनता है। देखो, स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला कब बनेगा? अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बॉयज लॉ के ग्राफ के बारे में, अब हमें पता है कि भाई वॉल्यूम ऑन वर्टिकल एक्सिस और प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वॉल्यूम ऑन वर्टिकल एक्सिस, प्रेशर ऑन, सॉरी सॉरी सॉरी, वॉल्यूम ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वॉल्यूम ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, प्रेशर ऑन वर्टिकल एक्सिस, वॉल्यूम ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, प्रेशर ऑन वर्टिकल एक्सिस। अब एक ग्राफ आपके पास बन रहा है ऐसा, और एक ग्राफ आपके पास बन रहा है ऐसा, ठीक है? जब भी वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन लिया जाएगा, उस सूरत में आपके पास जो ग्राफ है वो हाइपरबोला बनेगा। लेकिन जब भी वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से लिया जाएगा, तो उस सूरत में आपके पास जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि ये पी पृथक के ऊपर चले जाएगा और वॉल्यूम और पी का रिलेशन डायरेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह का जो एग्जामिनर है वो आपसे सवाल पूछता है। तो ये दो ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 30, ये मैंने बता दिया इसका यूनिट क्या है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, उनको याद करने का आपके पास तरीका ये होता है: राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। जब भी हम लोग राहुल से गार्डन की तरफ जाएंगे, सर ये राहुल और गार्डन क्या है? देखो, आर बोले तो रेडियो वेव्स, एम बोले तो माइक्रोवेव्स, आई बोले तो इंफ्रा रेड रेस, वी बोले तो आपके पास विजिबल रेस, यू अल्ट्रावायलेट, एक्स एक्स रेस, जी गैमा रेस। जब भी हम लोग रेडियो वेव से गैमा रेस की तरफ जाएंगे, जो एनर्जी है इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ओके। अब क्योंकि एनर्जी का या फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ वो होता है इनवर्स, तो आपके पास वेवलेंथ कैसी होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ये याद करने का तरीका। अब अगर मैं आपको बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दूं और फिर मैं आपको कहूँ कि आप जो है वो काइंडली बताइए कि आपके पास जो है वो कौन सी जो गिवन ऑप्शन है इनमें से आपके पास एनर्जी ज्यादा है। अब देखो, हमारे पास एक्सरेज जो है बाद में आ रही है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। एक्सरेज से कम एनर्जी अल्ट्रावायलेट की होगी इस केस के अंदर, उससे कम एनर्जी इंफ्रारेड की होगी। अल्फा रेज की को एनर्जी को इसी गिनती में हम लोग खाते में नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ईएम की हमारे पास जो है फैमिली से बिलोंग नहीं करती। दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 15, अभी जो आपके पास क्वेश्चन है ना, आपने अपने कोचिंग वगैरह के अंदर या कॉलेज वगैरह के अंदर इस तरीके से पढ़ा होगा कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो आपके पास जो ई है वो आपके पास बराबर हो जाता है एच म्यू के, ठीक है? लेकिन अगर आप ब्लैक बॉडी का ग्राफ पढ़ोगे सही तरीके से, तो ई जो होता है वो आपका बराबर होता है ई इक्वल्स टू एन एच म्यू। अब सर ये एन पृथक के कहाँ से आ गया? देखो, आपके पास जो एन है ना, ये एन को हम लोग बोल रहे होते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। एन क्या होता है? एन हमारे पास कहला रहा होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, एच फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी एच प्लैंक कांस्टेंट है, और म्यू हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द मोमेंटम ऑफ अ वेव ऑफ वेवलेंथ 1.32 एंड दिस और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू की मैंने। अब ये सवाल जो है ये आपका लिया गया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। तो कैसे करेंगे? देखो, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है। एच कितना है? 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही कैलकुलेशन करने में मसला आएगा, वो मैं अभी सॉल्व करने सिखा देता हूँ। 1.32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। सबसे पहला रूल तो हमारे पास बेसिक मैथ का तो ये कहता है कि जितने भी 10 और मल्टीपल ऑफ 10 आ रहे हैं, आप उनको अलग कर लो। ओके, और बाकी सबको अलग कर लो। देखो, आपके पास है 6.625, तो इसका पॉइंट आगे शिफ्ट करो। एक बार पॉइंट आगे शिफ्ट करा, दो बार आगे शिफ्ट करा, तीन बार आगे शिफ्ट करा, ठीक है? तो ये आगे बन गया 6625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -37 बन गया। ओके, तीन बार आगे पॉइंट शिफ्ट करा। सिमिलरली नीचे का भी करो। 1.32 है, ठीक है? इसका पॉइंट आगे शिफ्ट करो, एक बार पॉइंट आगे शिफ्ट करा, दो बार पॉइंट आगे शिफ्ट करा, ये कितना बन गया? ये आपके पास बन गया 132 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। अब सर ये -11 कैसे बन गया? देखो भाई, हम जितनी बार पॉइंट आगे शिफ्ट करते हैं उतनी बार नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लगाते हैं। ओके, अगर इसको हम रफली करके बता दें, 1.32 जितनी बार पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे उतनी बार नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लगाएंगे। दो बार आगे पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूँ, दो बार डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लगाऊंगा, तो बन जाएगा 10 की पावर 2।
क्योंकि 100 बनेगा, 100 10 की पावर 2 होता है। इस 10 की पावर 2 को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो बन रहा है 10 की पावर-2। अब 10 की पावर- का जो आपके पास 9 है वो तो पहले से मौजूद है। अब 10 की पावर-2 एक और आ गया, तो बेसिस से पावर एड्स फिर 10 की पावर-11 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज सिंपल बेसिक मैथ। ये हो गया। अब इसको डिवाइड करना है। अब सबसे पहले जो हमारे पास जो यहाँ पे टेंशन आएगी वो ये आएगी कि सर इसको डिवाइड कौन से टेबल से करना है। देखो, बेसिक मैथ का सबसे आसान रूल ये कहता है कि आप ना किसी भी नंबर को एक या दो डिजिट आगे या एक या दो डिजिट ना पीछे आप भेज सकते हो। इससे जो है वो आंसर के अंदर ना इतना ज्यादा जो है वो फर्क नहीं आता। इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क आएगा। और 10 की पावर- के अंदर तो बिल्कुल भी फर्क नहीं आता। लेकिन थोड़ा सा आपके पास फर्क है ना, बस थोड़ा सा फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आता। ठीक है। अब देखो, ये लिखा हुआ क्या 132। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं जो हूँ वो बना रहा हूँ 130। इस 132 को मैं 130 बना रहा हूँ। अब देखें क्या बन गया। ऊपर बन गया 625, नीचे बन गया मेरे पास 130। ठीक है। अब ये 130 के आगे जीरो आ रहा है, ऊपर मेरे पास 25 आ रहा है, या फिर आखिर में देखो क्या आ रहा है, ऊपर का आखिरी वाला डिजिट देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 5 के टेबल से बहुत सारी डिवाइड होंगे। ठीक है, देखें कैसे करेंगे। मुझे पता है 13 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ गया 2। नाउ 10 - 13 कितना होगा आपके पास, 3 होगा। ये 3 ऊपर कैरी चले, वहाँ कैरी चले जाएगा। सो वहाँ बन गया 30। 5 5 ज़ा 25 होता है, और 5 6 ज़ा आपके पावर 30, तो यहाँ पे आके बन गया 26। यानी कि 26 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 130 बन जाएगा। ओके। अब 6 से 25 को 5 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे देखो। 5 1 ज़ा 5 होता है, ठीक है। 5 - 6 कितना होगा, आपके पास 1 होगा, 1 ऊपर कैरी चले जाएगा, वो बन गया 16। 5 3 ज़ा कितना होता है, 15 होता है, 3 यहाँ पे आ गया। 16 - 15 कितना होता है, 1 होता है। ओके। सो अब क्या होगा, 1 यहाँ कैरी चले जाएगा, वो बन गया क्या 12। अब क्या होगा, 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, तू यहाँ पे लिख दिया। 10 - 12 कितना होता है, 2 होता है, 2 कैरी चले गया वहां पे बराबर में। 5 कितना होता है, 25 होता है, 5 यहाँ पे आ गया। अब 1325 ऊपर है, 26 नीचे। अब क्या करूंगा, अब मैं 26 को ना, इस 26 को मैं 25 बना रहा हूँ। इस 26 को मैं 25 बना रहा हूँ ताकि वो बआसानी दोबारा टेबल से जो है वो डिवाइड हो। अब 1325 ऊपर है, 25 नीचे। अब देखें कैसे करेंगे। 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 होता है। 10 - 13 आके बाद 3 होता है, 3 कैरी चला गया बराबर में, वो बन गया 32। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 7 ज़ा 35। तो 5 6 आपके पास जो होता है बराबर 30 का, तो यहाँ पे आपके पास बन गया 6। ठीक है, तो 5 6 30 होगा। ना 30 - 32 आपके पास जो होगा वो बराबर होगा आपके पास 2 के, 2 आके बाद बराबर में कैरी चला गया। ओके, और तो बन गया 5 5 से आके बाद बन गया 25। ठीक है, तो ऊपर आके बाद बन गया 265, नीचे आके बाद बन गया 5। ओके, इसको दोबारा डिवाइड करेंगे 5 के टेबल से। ये हो गया 5 1 ज़ा 5 होता है, और 5 4 से आपके पास होता है 20, और 5 5 से आपके पास होता है 25। ठीक है, तो ना 25 - 26 आपके पास होगा एक के बराबर, एक बराबर में चला गया कैरी में, 5 3 होता है 15, तो यह बन गया आपके पास 53। अब 10 की पावर- का 37 ऊपर है, 10 की पावर- का 11 नीचे है। अब 10 की पावर- का 11 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। ओके। अब 10 की पावर- के 37 में आपको ऐड करना है 10 की पावर+के 11 को। तो आपके पास -का 37 और +का 11 आपके पास बराबर होगा -के 26 के। तो 53 मल्टीप्लाई बाय -का 26। ओके। अब अगर अभी आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन के लिहाज से आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि वहां पे 10 की पावर- का 26 आया हुआ है। मैंने जो आंसर निकाला हुआ है वहां पे भी आपके पास 53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर- का 26 है। तो असूलन तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए आंसर होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन ऑप्शन नंबर जो ए है, ओके, वो आपके पास इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर इसी वजह से नहीं है, क्योंकि देखो आपके पास ऑप्शन नंबर ए के अंदर ना एक न्यूमेरिक वैल्यू एक और आई हुई है, वो आपके पास आई हुई है 5। ठीक है, अब 5 के आगे ना उसने कोई डिजिट लिखा हुआ नहीं है। और अगर आप मेरा आंसर देखोगे तो वहां पे आया हुआ है 53। इसका मतलब ये कि 5 के आगे मैंने डिजिट लिखा हुआ है। तो मेरे पास जो 5 के आगे जो एक डिजिट आया हुआ है, मुझे उस डिजिट को ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, अब मुझे पता है 53 के आगे यहाँ पे लगा हुआ है छोटा सा पॉइंट, इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे, बन जाएगा 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, आके बन जाएगा -का 1।
और सॉरी सॉरी, 10 की पावर प्लस का 1 बन जाएगा, क्योंकि जितनी बार पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं उतनी बार 10 पॉजिटिव में आते हैं, ठीक है। तो ये बन गया +1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -26। बेसिस सेम पावर एड्स, आपके पास बन गया 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25। ओके, तो बस आपके पास वो आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से जो है कैलकुलेशन वो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, आपने फ्रीक्वेंसी पता लगानी है। आपके पास फोटोन है जिसका मोमेंटम आपके पास जो है इतना गिवन है, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास ये है, जो कि कांस्टेंट ही है बेसिकली। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास होता है म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अब अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो लैम्डा चाहिए। लैम्डा कैसे निकालेंगे? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन बी से निकालेंगे। जैसे ही काम ऊपर किया था वैसे ही काम इस यहाँ पे भी करेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 6625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3, यानी कि आपके पास बन गया 37। और मोमेंटम आपके पास बन गया 4.42, यानी कि 1 पॉइंट आगे 2 पॉइंट आगे, तो 442 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 28। अब जहां जहां आपको जो है वो लैम्डा लिखा हुआ दिखाई दे, वहां वहां आपने जो है ये 6625/442 पुट करना है, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बन जाएगा आपके पास ये लैम्डा इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, क्योंकि सी की वैल्यू आपके पास जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 होती है। पी, पी जो है ओके, लैम्डा की जगह पे हमने एच अपॉन पी लिखना है। तो अब लैम्डा की जगह पे हम लोग लिखेंगे, वो बन जाएगा आपके पास 6625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 37 अपॉन 442 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 28। ये उसको उठा के ऊपर भेज दे, तो आगे बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 442 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 28 अपॉन 6625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 37। जितने भी 10 मल्टीपल ऑफ 10 आ रहे हैं उन सबको अलग कर लेंगे। 10 की पावर माइनस का 37 जो ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की पावर प्लस का 37। ओके, और जब 10 की पावर माइनस के 28 में जब आप ऐड करेंगे 10 की पावर प्लस के 37 को, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा, दैट इज 10 की पावर 9। ओके, और जब 10 की पावर 9 10 की पावर 8 आपस में जो है दोबारा ऐड होंगे, तो आपके पास बनेगा 8 8 16, और एक आगे आएगा तो बनेगा आपके पास 17। तो ये वो बन गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 442 अपॉन 6625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 8 16 और 17, ठीक है। ये बन गया आपके पास 17। अब आपने दोबारा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो हम करते हैं वो हम करेंगे। अभी 442 है, इसको मैं 440 बना रहा हूँ। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 440 अपॉन 6625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17। ओके, अभी बासानी जो है 5 के टेबल में कट हो सकते हैं। अब 5 वन सा 5 होगा, 5 माइनस 6 आपके पास बनेगा 1, 1 कैरी जाएगा, 16 बन गया वो। 5 3 सा हमें पता है 15 होता है, 15 माइनस 16 1 होता है, 1 दोबारा कैरी चला गया। 5 वन सा 5, 5 टू सा 10 होता है, 12 माइनस 10 आपके पास 2 होता है, 2 बराबर में चला गया, बन गया 25। 5 है 25 होता है, बन गया आपके पास 25। अब 440, सो 5 is the 25, 5 is the 30, 5 7 is the 35, 5 is the 40 एंड 5 9 is the 45। तो 5 is the 40 बन गया। तो 40 माइनस 44 बनेगा 4, 4 जाएगा बराबर में कैरी। सो 5 5 is the 25, 5 is the 30, 5 7 is the 35 एंड 5 8 से आके बनेगा 40। हाँ, ओके, मैं बस चेक भी कर लेता हूँ। 5 8 से आके वो बनेगा 40, और 44 माइनस का 40 तो बनेगा 4, 4 बराबर में कैरी में जाएगा, बनेगा 40। और 5 25 6 30, 5 35, 5 8 40। ओके, 5 8 40 बिल्कुल सही है। ओके, अब ऊपर है आपके पास 88 और नीचे है आपके पास 1325। अब इसको हम लोगों ने जो है वो पास नहीं डिवाइड करना। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारे पास 88 है, अब इसको हम 90 बना लें, क्योंकि हम पहले ओके, अब जो हमारे पास 88 है, ओके, इसको हम लोग बना लें दैट इज 90। अब इसको अगर 90 हम लोग बनाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा दैट इज 90 ऊपर, और आपके पास बन गया 1325 नीचे। अब इसको बासानी हम लोग 5 के टेबल से और ज्यादा डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 वन जा 5 एंड 5 टू जा आपके पास होता है 10, तो 13 माइनस का 10 आके ऊपर है
आपके पास बनेगा 3, और वहाँ पे 3 जो है आपके ऊपर चले जाएगा कैरी, तो 5 7 35 होता है, और 5 से 30 होता है, तो यहाँ पे आके बन गया 6। और 32 माइनस का आपके पास जो 30 है आपके पास बराबर में 2 जाएगा कैरी, तो बनेगा 5 से 25। ठीक है। अब 90 को आपने जो है डिवाइड करना है 265 से। अब इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि 5 2 से आपके पास होता है 10, तो ये आपके पास बन गया 18, इस तरीके से। ठीक है। अब अब ऊपर आपके पास जो है 18 है, अब नीचे आपके पास है 265। अब हमें कोई ऐसा टेबल सोचना होगा कि हम जो है उसको पास आनी 18 को डिवाइड करते हैं 265 से। अब अगर मैं 265 को 266 बना लूं, ठीक है, तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी कि हम बासानी इनको 2 के टेबल से कट कर सकते हैं। तो 2 9 सा 18 होता है, और 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, और 2 3 सा 6 जो है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है। अब है आपके पास वहाँ पे 133, और ऊपर है आपके पास 9, और वहाँ पे आपके पास 3। तो 9 1 सा 9 होता है, 9 2 सा 18 होता है, और 9 3 से आपके पास होता है 27। तो 27 वहाँ चला गया, 133 आपके पास जो है नीचे आ गया, और मल्टीप्लाई पे आपके पास 10 की पावर 17 है। अब आपने जो है वो 133 को डिवाइड करना है, दैट इज 37 से। तो कैसे करेंगे, आपके पास 27 अंदर जाएगा, 133 आपके पास जो है वो आ जाएगा बाहर। ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, आप बढ़ा देंगे 0। अब 133 को आपने एक ऐसे जो है नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो नंबर जो है आपके पास ऊपर चले जाए। तो अगर मैं 133 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊं, तो 133 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 3 से आपके पास होता है 12, दो यहाँ पे एक ऊपर कैरी, और 4 3 सा 12, 12 प्लस 1 आके वो बराबर होता है दैट इज 13 के। तो 3 यहाँ पे, और 1 ऊपर कैरी। ओके, तो 4 1 सा 4, और 4 प्लस का 1 आके बराबर होता है 5 को। तो ये नंबर बहुत आगे जा रहा है। तो अगर मैं 133 को आपके पास जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कराऊं, तो आगे बनेगा 3 3 सा 9 होता है, तो 9 यहाँ पे आएगा, और 3 3 सा 9 होता है, तो 9 दोबारा यहाँ पे आएगा, और 3 1 सा 3 होता है, तो ये भी नंबर बहुत आगे जा रहा है। ओके। तो अगर मैं 133 को अब 2 से मल्टीप्लाई कराऊं, अब अगर मैं 133 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ, तो 3 2 सा 6, 3 2 सा 6, और 2 1 सा 2, तो यानी कि ये आपके बन गया दैट इज 0.2। ओके। तो ये हो गया आपके पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17। अब अगर आंसर चेक करूं तो मेरे पास सारे के सारे 0.2 में तो कोई भी नहीं आ रहा है, 2 में आ रहा है। ठीक है। तो मैं इसका जो है पॉइंट है वो आगे शिफ्ट करता हूँ, तो बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17। बेसिस सेम पावर एड्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16 का हर्ट्स। ये आपके पास जो है आंसर आ गया। आपके पास विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर के अंदर हम यूजुअली यही कर रहे होते हैं कि हम अपनी कैलकुलेशन को और अपनी जिंदगी को आसान बना रहे होते हैं, ताकि हम लोग जब मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर के अंदर कोई भी इतना ज्यादा जो फर्क है वो ना है। अब देखो मैं किस तरीके से दो डिजिट को अपनी मर्जी से पीछे कर रहा हूँ, दो डिजिट को अपनी मर्जी से आगे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो आंसर है वो वही आ रहा है जो आना चाहिए। ओके। तो इस तरीके से आप भी आसानी कर सकते हो अगर आपके पास नंबर जो है वो बढ़े इस तरह के केसेस के अंदर। So now, question number 28. The de Broglie wavelength of an electron traveling with velocity 1 multiplied by 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड इक्वल टू। इस सवाल के अंदर गलती ये आई थी इसके सॉल्यूशन के अंदर कि मैंने वहां पे वेलोसिटी की जगह पे 3 लिख दिया था, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट। ओके। सो आपके पास वेवलेंथ का फॉर्मूला दोबारा होगा लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम, ये आपके पास फॉर्मूला होगा। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो मास है ओके वो आपको गिवन होता है 6.625 को मैं डायरेक्ट आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो आपके पास बन गया 6625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-37। आपके पास जो मास है ओके वो आपके पास बनेगा 9.105, इसको भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक पॉइंट आगे शिफ्ट करा, दो बार आगे पॉइंट शिफ्ट करा, तीन बार आगे पॉइंट शिफ्ट करा, तो ये बन गया 9115 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-34। और वेलोसिटी आपको गिवन है 10 की पावर 7 है। वही करेंगे, बेसिस सेम करेंगे, बेसिस सेम करेंगे, पावर जो है ऐड कर लेंगे। 10 की पावर-34 में जब 10 की पावर 7 ऐड होगा तो आपके पास बनेगा 10 की पावर-28। और आपके पास एक और कम होगा तो बनेगा 10 की पावर-27। ये 10 की पावर-27 जो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की पावर+27। बेसिस सेम पावर ऐड से 10 की पावर-37 में 10 की पावर+27 ऐड किया जाएगा, तो बन जाएगा आपके पास 10 की पावर 10। तो 6625 अपॉन 9115 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। मैं एक बार इसको दोबारा से रीचेक कर लेता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि हमने यहाँ पे थोड़ी सी प्लस माइनस में गलती कर ली। ठीक है। तो जब 10 की पावर माइनस 34 और 10 की पावर 7, तो बन जाएगा 10 की पावर-27।
और 10 की पावर जो है माइनस 37 ऊपर है, और आपके बाद जो है 10 की पावर माइनस 27 दोबारा नीचे आ गया था। हाँ तो हाँ, आपने बिल्कुल जो हमने बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही किया। तो 6 से 2 5 डिवाइडेड बाई 9 हमने जो है अब इसको डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड किया जा सकता है हम लोग बात आसानी अगर हमको 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं। अब सर ये आपको पता कैसे चल रहा है कि 5 के टेबल से डिवाइड करना है या किसी और के टेबल से डिवाइड करना है? देखो अगर आपके एंड के अंदर अगर जो डिजिट है, ठीक है, अगर वो मैच हो जाए ना किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, तो हम जब भी जो है वो डिवाइड करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे 5 नहीं आता, अगर यहाँ पे ऊपर भी 6 आता नीचे भी 6 आता, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर देता। ओके, इस तरीके से हम लोग जो है बासानी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो देखो 5 ऊपर है। अब 5 वन 5 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 5 वन 5। 6 माइनस का 5 आके बाद जो है 1 होता है, बराबर में बन गया 16। 5 थ्री 15 होता है, 16 माइनस का 15 जो है आके बराबर होता है, डेट इज 1 के, बराबर में 1 आ गया। 5 वन 5, 5 टू 10 होता है, और 10 माइनस का 12 आपके पास जो है बराबर होता है 2 के, 2 बराबर में करी चले गया, 5 वन 25 होता है। ओके, अब नीचे करना है। नो, 5 वन 5 होता है, ठीक है। नाउ 5 माइनस का 9 आके बनेगा 4, 4 चलेगा कैरी बराबर में, तो आके बन गया 41। 5 एट से आपके पास जो होता है बराबर होता है 40 के, तो 40 माइनस का 41 आके बराबर होता है 1 के, तो 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, ठीक है। दोबारा आपके पास 5 वन 5, 5 टू 10 होगा। 10 माइनस का 11 आपके पास जो बराबर होगा 1 के बराबर होगा, 1 दोबारा कैरी जाएगा बराबर में, बन जाएगा 1। और 5 थ्री से आपके पास जो होगा बराबर होगा 15 के। अब 1325 ऊपर है, और 1823 आपके पास जो है वो नीचे आ रहा है। अब इसको हम लोग, अगर इसका पॉइंट अगर हम लोग आगे शिफ्ट करें, तो ये आपके पास बन जाएगा, अगर मैं 1823 को बना दूं यहाँ पे 1825, तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं होगी। और नीचे आके ऊपर आके बनेगा 1325 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का n। दोबारा जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। तो 5 वन 5, 5 टू 10, 10 माइनस का 13, 3 बनेगा, 3 करी चले जाएगा बराबर में। 5, 5 से 25, और 5 6 से आपके पास होगा 30 के, यहाँ पे आपके पास बन गया 6। तो 32 माइनस का 30 आपके पास बराबर होगा 2 के, 2 बराबर बन जाएगा कैरी। तो 5 5 से आपके पास बनेगा 25। तो 5 थ्री से 15, और 18 माइनस का 15 आपके पास 3 होगा, ठीक है। तो 3 आपके पास चले जाएगा बराबर में कैरी। और 5 5 से 25, 5 से 30 होगा, और 32 माइनस का 30 आपके पास बनेगा 6। ओके, और आपके पास जो है 32 माइनस का 30 आपके पास बनेगा 2, 2 बराबर कैरी में जाएगा, तो 5 बनेगा, ठीक है। अब आपके पास जो है 265 ऊपर है, और आपके पास जो है वो 365 आपके पास जो है नीचे। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें और मजीद 5 के टेबल से ही करेंगे, और अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो मेरे ख्याल से चलिए हम इसको 5 के टेबल से ही करते रहते हैं, ठीक है। सो 5 वन 5, 5 टू 10, 5 थ्री 15, 5 फोर 20 एंड 5 फाइव 25। 25 माइनस का 26 आके बराबर होगा 1 के, तो 5 सीज आके बनेगा 15 के। ओके, तो 5 सीजे 30 होता है, और 5 7 से आपके पास होता है 35 के, 1 ऊपर कैरी जाएगा, 5 सीजे 15 बनेगा। अब 55 को डिवाइड करा दीजिए आप जो है 73 से, 55 ऊपर जाएगा, 73 जो है नीचे आएगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे सर ये कैरी 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 सुन सुन के, और सर ये 5 सुन सुन के हमारा दिमाग खराब हो गया, ठीक है। बस ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, कैरी बराबर में भेज रहा हूँ, और डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अगर आप इसको खुद मेरे सॉल्यूशन को देख देख के करोगे, तो आपके पास थिंग्स जो है वो विल गेट इजी। अब अब हमें पता है कि भाई 73 के टेबल में 55 तो आता ही नहीं है, क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब 73 को एक ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करना है कि 550 आ जाए। तो 7 वन 7, 7 टू 14, 7 थ्री 21, 7 फोर 28, 7 फाइव 35, 7 सिक्स 42, 7 सेवन 49 एंड 7 एट 56, यानी कि 7 के टेबल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि 7 7 से आपके पास 49 होगा, 490 वो बन जाएगा, और आपके पास 7 थ्री 21 होगा, ठीक है। तो आपके पास अगर 490 और प्लस 210, ये कितना बन जाएंगे, ये आपके पास बन जाएंगे 410, 510, 610, और आपके पास बन जाएंगे 710, ठीक है। क्योंकि जब अगर आप 773 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास, इसको करके भी दिखा देते हैं, दैट इज 73 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 थ्री से आपके पास होता है 21 के, एक यहाँ पे आएगा, एक पर कैरी जाएगा, 7 7 से 49 होता है, 49 प्लस का 2 आकर बराबर होता है 51 के, तो 1 यहाँ पे 5 ऊपर। हाँ तो बात है, हम इसको 7 के टेबल से करेंगे, तो हमने लिख दिया 0.07। सर क्या इसके आगे नहीं करेंगे? इसके आगे करने की हमें नीड नहीं है, ओके।
तो ये बन गया 0.7, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालना है। 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 10, पॉइंट आगे शिफ्ट कर लेंगे, बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 11, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ओके, सो ये मैं कोई कैलकुलेटर वगैरह से नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये मैं आपके सामने जो इसके जो वो है मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स, जो प्रॉपर आंसर निकालना जिस तरीके से आपको करना चाहिए ये क्वेश्चन, मैं बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ये। तो हमें पता है कि E इक्वल्स टू एच म्यू होता है। 6625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 37, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 625 से, तो 6625 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 जा 15 होता है, 5 यहाँ पे एक ऊपर कैरी, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 6 3 आपका वो होता है 18, 8 यहाँ पे एक ऊपर कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19, तो 9 यहाँ पे 1 यहाँ पे। 10 की पावर माइनस के 37 में जब 10 की पावर 18 ऐड होंगे तो बन जाएगा आपके पास 10 की पावर 27, 10 की पावर माइनस का 17। लेकिन ये दो आ गए तो बन जाएगा आपके पास 19 8 7 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 27, 37 से अगर मैं माइनस का 20 प्लस का 20 अगर मैं निकाल दूं यहाँ से, तो आपके पास ये बन जाएगा -का 27 -का 17, 2 डिजिट आ गए तो बन जाएगा 10 की पावर माइनस का 19। ओके, अब लेकिन जो आंसर हमें गिवन है वो हमें गिवन है 19.89, ये तो हो ही नहीं सकता। और आपके पास जो है वो, चलिए सारे आंसर को हम लोग जो है बारी बारी उनके भले के लिए हम लोग इस तरीके से करते हैं। अब क्या होगा, अब अगर मैं पहले आंसर को देखूं, तो पहले आंसर में मैं 19.89 है, यानी कि 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 16 आ रहा है ऐसे, तो पहले आंसर को देख के तो पहला आंसर हमारे पास नहीं हो सकता। दूसरा आंसर भी नहीं हो सकता, तो कोई 11.89 और मेरा 19 आ रहा है तो वो भी नहीं हो सकता। तीसरा आंसर मैं देखूं, तो वो कह रहे हैं कि आपका जो रियल आंसर था 19875 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 19, ये था ना रियल आंसर हमारा। इसमें क्या करेंगे कि हम पॉइंट को बिल्कुल लास्ट डिजिट में सेंड करेंगे, यानी कि 1 2 3 4, तो बन जाएगा 1.98 समथिंग मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 15। ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या, डी, तो डी आपके पास राइट आंसर है। करके भी देख लेते हैं, देखो 19875 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 19, ये हमारे पास आंसर आया, बता। 1 डिजिट आगे करा, 2 डिजिट आगे गिरा, 3 डिजिट आगे गया, तो आपके पास बन गया 19.87 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 16। कोई 3 डिजिट आगे गया था। ओके, तो ये कैलकुलेशन थी, जो कि आई होप से बिल्कुल भी इसके अंदर कोई मुश्किल तो था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपने बात 10 और मल्टीपल ऑफ 10 अलग करना था, और आपने जो है 5 के टेबल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था। ठीक है, दिस इज सो इजी। क्वेश्चन नंबर 20, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो इस तरीके से होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली आपके पास एक ऐसा पोटेंशियल होता है जो कि अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर ले, ताकि हमारे पास अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना एक सर्किट कंप्लीट नहीं करे। तो उस पोटेंशियल को हम लोग कह रहे होते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला होता है K.E = Q V0। ये जो V0 हम यहाँ पे लिखते हैं वो स्टॉपिंग पोटेंशियल ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, देखो हमें पता है कि जो लैम्डा है वो बराबर होता है H/P के, यानी कि H/mv के। अगर आपके पास वेवलेंथ कांस्टेंट है, तो मास का रिलेशन वेलोसिटी के साथ इनवर्स है। जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, और जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा। ओके, इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन दोनों की वेवलेंथ आपके पास सेम है। अब क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कम है, तो उसकी वेलोसिटी आपके पास ज्यादा होगी इस केस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, आपके पास जो वेवलेंथ है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो लैम्डा इक्वल्स टू H/P, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू H/m। तो वेवलेंथ जो है वो मास, वेलोसिटी और आपके पास मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन नंबर 23, a photon of energy 3.4 electron volt is incident on a metal surface having a work function of 2 electron volt. The maximum kinetic energy of photoelectron is equal to, देखो, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, अब वर्क फंक्शन चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी को वहां भेजना होगा, तो वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। आपके पास जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो कितनी है, 3.4।
आपके पास वर्क फंक्शन कितना है, 2 है। जब 3 में से 2 जाएंगे आपके पास बनेगा 1, और पॉइंट आगे तो बनेगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर और आगे जो आपके चैप्टर है, जो आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, जो उसके अगला जो आपके पास चैप्टर है, जो कि चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके अंदर हम लोग जो यूनिट चलाएंगे ना, वो यूजुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह के यूनिट चलाएंगे। ओके, तो इनका ख्याल रखना है। और बोर्ड की पेपर में आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही आंसर अपना लिखना है, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24। देखो, पेयर एनिहिलेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास 2 फोटॉन्स आते हैं और इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। पेयर एनिहिलेशन के अंदर आपके पास जो 2 फोटॉन्स हैं, इनकी आपके पास जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो आपके पास जो, सॉरी सॉरी सॉरी, आपके पास पेयर एनिहिलेशन के अंदर आपके पास जो 2 पार्टिकल और एक उसका जो एंटी पार्टिकल आता है, इन दोनों की आपके पास जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। ये इसी वजह से होती है ताकि 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 आपके पास जो मोमेंटम है, ओके, उसको कंजर्व किया जा सके। इसका ये रीजन है। द यूनिट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कॉम्पटन स्केलेटन डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी माइनस का 1 माइनस का कॉस ऑफ थीटा। डेल्टा लैम्डा को हम लोग कह रहे होते हैं शिफ्ट इन वेवलेंथ। अभी देखा गया है कि हमारे पास जो स्कैटर्ड वेवलेंथ होती है वो हमारे पास ज्यादा होती है इंसिडेंट वेवलेंथ से, तो इसका ये जो यूनिट चलेगा वो हमारे पास मीटर के अंदर चलता है। लास्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर पेयर प्रोडक्शन। देखो, एक एक पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो 2 पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होंगे। ओके, ये मैंने कैलकुलेशन की इसके अंदर लिखी हुई है। सुनो, दिस इज ऑल अबाउट कि वो क्वेश्चन जो कि टेस्ट के अंदर अपेयर हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जजाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।